वेलकम आवर चैनल एमसीक्यू सेंटर। तो दोस्तों, बहुत से दोस्तों ने कमेंट करके कहा कि सर 2018 का जो सेकंड वाला जो पेपर था उसका मैंने सेकंड पार्ट नहीं सॉल्व करवाया था। फर्स्ट में एक मैंने हर पेपर को मैंने लगभग 2 पार्ट या 3 पार्ट मैंने सॉल्व करवाया है। तो 2018 का मैं 2 पार्ट में सॉल्व करवाऊँगा। एक पार्ट में सॉल्व करवा चुका हूँ। बहुत से कमेंट आए कि दूसरा पार्ट भी सॉल्व करवा दीजिए। तो दोस्तों, आज समय आ गया, आज मैं इसको सॉल्व करवा दूँगा। आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। और 2018 का जो है जो तीसरा पार्ट है, यानी कि तीसरा पार्ट कहें कि तीसरा पेपर कहें, क्योंकि 2018 में 3 पेपर हुए थे। हर जुडिशरी के 3 पेपर कंडक्ट कराए गए थे। तो 2 पेपर आज कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि दूसरे का मैं दूसरा पार्ट करवाऊँगा और उसको भी मैं आज ही कल में अपलोड कर दूँगा। तीसरा पेपर जो है 2018 का, उसका भी दोनों पार्ट में अपलोड कर दूँगा। तो दोस्तों, अगर आपने पुराने पेपर नहीं सॉल्व किए हैं तो उसको जा कर के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको प्री एग्ज़ाम में उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और दोस्तों, क्वेश्चन का लेवल आप देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा सेक्शन बेस्ड नहीं पूछ रहा है, इसमें कॉन्सेप्ट बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप सेक्शन पे कम ध्यान दें और कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दें। आगे दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो दोस्तों, मैं उसमें 49 तक मैंने आपको कराया था, लेकिन इसमें दोस्तों मैं आपको फिर से 45 से ही स्टार्ट करवा रहा हूँ और उसके बाद फिर यहाँ पर पूरा 100 तक मैं आपको इसमें सॉल्व करवाऊँगा। तो इसमें दोस्तों जो आपका पहला प्रश्न है, क्या है, भारत के संविधान के अंतर्गत वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध दिए गए हैं। तो किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? ये दिए हैं आपके अनुच्छेद 117 में दिए गए हैं, यानी आपका विकल्प डी सही है। भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है? तो दोस्तों, यह जो प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है, तो ये आप जान लें, इसका विकल्प डी सही है। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। यह दिया है आपके आर्टिकल कितना है? आर्टिकल 60 में यह प्रावधान आपका किया गया है। अगर दोस्तों एक प्रश्न और पूछता है कि अगर भारत का मुख्य न्यायाधीश ना हो तो उसकी अनुपस्थिति में कौन भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा, तो फिर यह भी जान लें कि उच्चतम न्यायालय का ज्येष्ठतम जो न्यायाधीश होगा वह जो है वह राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। तो दोनों चीज़ आप याद रखिएगा। 47 है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यह जान लें कि इसमें जो है इनकी नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यानी विकल्प डी आपका सही है। और यह प्रावधान किया गया है दोस्तों कितना? 316, आर्टिकल 316 में। इसमें मैं एक बात और आपको बताऊँगा कि जब भारत के संघ लोक सेवा आयोग या संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की बात आती है तो उनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। और अगर जो राज्य लोक सेवा आयोग होते हैं उनकी नियुक्ति जो है, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति वह जो करता है वो राज्यपाल करता है। दोनों प्रावधान आर्टिकल 316 में दिए गए हैं, आप उसको देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए पर देने, किराए तथा बेदखली का विनियमन अधिनियम 1972 के अंतर्गत आने वाले किसी भवन के किराएदार धर्म से हिंदू की मृत्यु के पश्चात कौन अन्य उत्तराधिकारियों की उपस्थिति में किराएदारी उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं करेगा? तो इसमें दोस्तों आपका जो सही विकल्प है वो है आपका डी, पिता जो है वह नहीं प्राप्त करेगा। आगे जो है आपका उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए पर देने, किराए तथा बेदखली का विनियमन अधिनियम 1972 के अंतर्गत किसी प्रतिकूल लिखित संविदा के अभाव में किराए में शामिल है। तो किराए में क्या शामिल रहता है? तो किराए में दोस्तों इसमें जो है, अगर जब तक कोई प्रतिकूल लिखित संविदा नहीं है तो तब तक किराए में जलकर जो है वो शामिल माना जाता है, यानी कि मकान मालिक जो है वह आपसे जल के लिए अलग से शुल्क नहीं ले सकता या उसमें आपका इंक्लूड माना जाता है। आगे है, निम्न में से कौन सा गलत है? आपको ये देखना है कि कौन सा गलत है। तो उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए पर देने, किराए तथा बेदखली का विनियमन अधिनियम 1972 की धारा 21 की उपधारा 1 के परंतु के अंतर्गत 6 माह का नोटिस है। तो यह नोटिस जो है यह कैसा है दोस्तों? तो इसका जो विकल्प परिसर के क्रय से 3 वर्ष की अवधि की समाप्ति से पहले या बाद में दिया जा सकता है, यानी विकल्प आपका सी सही है। आगे है दोस्तों आपका 51, उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए पर देने, किराए तथा बेदखली का विनियमन अधिनियम 1972 की धारा 21 अथवा 22 के अंतर्गत पारित बेदखली के आदेश का प्रवर्तन किसके माध्यम से किया जा सकता है? तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर जो है विकल्प है सी, विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा इसका जो है आदेश का प्रवर्तन किया जा सकता है। ठीक, आगे आपका आता है 52,
उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए पर देने, किराया तथा बेदखली का विनियमन अधिनियम 1972 के अंदर किराया पाने के हकदार व्यक्ति के बारे में किसी वास्तविक विवाद की स्थिति में किराएदार किसके समक्ष किराया जमा कर सकता है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों आंसर सी, संबंधित जनपद न्यायाधीश। संबंधित जनपद न्यायाधीश। इसका प्रावधान कहाँ किया गया है दोस्तों? ये दोस्तों ये गलत आंसर है, मैंने इसको गलती से आपका सी बता दिया। इसका सही आंसर है, आप फिर से इसको सही कर लें, इसका क्षेत्राधिकार रखने वाले मुंसिफ के यहाँ जो है किराया जमा करेगा। ठीक, तो यह कहाँ पर प्रावधान किया गया है? यह किया गया है इसी अधिनियम की धारा 30(3) में यह बताया गया है। ठीक, आगे आपका 53, उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए पर देने, किराया तथा बेदखली का विनियमन अधिनियम 1972 का कौन सा प्रावधान किराए पर दी गई केवल भूमि पर लागू होगा जहां किराएदार ने मकानदार की सहमति से स्थायी संरचना की है और व्यय किया है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है 53 का आपका सी, धारा 20(2), ये आपका सही है। अगला है निम्न में से कौन सा गलत है? उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम 1973 के अंतर्गत अधिसूचित किसी विकास क्षेत्र में विकास प्राधिकरण को शक्ति प्राप्त है। तो उसको कौन सी शक्ति प्राप्त है? तो उसमें आपका विकल्प जो है भूमि के प्रयोगों अथवा जनसंख्या घनत्व के मानकों को परिवर्तित करना है। इसमें विकल्प आपका सी सही है। यह प्रावधान कहाँ किया गया है आपका? यह धारा इसी अधिनियम की धारा जो है 9(2) खा में यह प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम 1973 के अंतर्गत पूर्णता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है या वैधानिक सूचना की तामीली के बाद अस्वीकार भी नहीं किया गया है, तो किस अवधि की समाप्ति के बाद उसे स्वीकार किया हुआ मान लिया जाता है? तो अवधि है दोस्तों यह 3 माह है। कितनी अवधि है ये? 3 माह, यानी विकल्प आपका सी सही है। ये कहाँ पर दिया हुआ है? यह आपका दिया हुआ है धारा 15(1) में यह दिया हुआ है। अगला जो है निम्न में से कौन सा सही है? उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास संशोधन अधिनियम 1997 के प्रारंभ के पश्चात कमजोर वर्ग से संबंधित किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक भूमि पर किया गया अतिक्रमण, तो इसमें कौन सा विकल्प सही है आपका? 56 का वैकल्पिक भूमि आवंटित करके पुनर्वासित किया जाएगा, यानी विकल्प आपका बी सही है। अगला उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम 1953 की धारा 4 की उपधारा 2 के अंतर्गत अधिसूचना प्रकाशित होने पर निम्नलिखित कार्यवाहियों में से कौन सी उपशमित नहीं होगी, यानी किसका उपशमन नहीं होगा? तो इसमें दोस्तों आपका जो सही विकल्प है वो है आपका राजस्व अभिलेखों के संशोधन हेतु कार्यकारी, यह भी नहीं सही है। सिविल न्यायालयों के समक्ष धारा 3 उपधारा 5 के अंदर परिभाषित भूमि के विक्रय विलेख के निरस्तीकरण हेतु बात, ये भी नहीं सही है। आपका इसमें उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 176 के अंतर्गत बंटवारे हेतु बात से उत्पन्न द्वितीय अपील में पारित राजस्व बोर्ड के निर्णय को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित रिट याचिका, इसमें दोस्तों आपका विकल्प डी सही है। चकबंदी क्षेत्र से बाहर स्थित कृषि भूमि के संदर्भ में व्यादेश हेतु बात, यह जो है दोस्तों आपका उपशमित जो है, ये जो है आपका उपशमित नहीं होता और सबका उपशमन हो जाता है उद्घोषणा होने के बाद। अगला है दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम 1952 के अंतर्गत भूमि का तात्पर्य ऐसी भूमि से है जो उपयोग की जाती है। तो इसमें दोस्तों जो विकल्प दिया है ये सभी विकल्प सही है, यानी ऐसी भूमि का तात्पर्य कृषि के लिए, घर जो जोत का हिस्सा हो, उद्यानकरण, बाग भूमि। तो इसमें दोस्तों यह क्वेश्चन हाई कोर्ट ने इसको गलत मान लिया था, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा विकल्प नहीं है जो गलत हो, इसमें सभी विकल्प सही हैं। अगला जो है उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम 1953 का कौन सा प्रावधान इस अधिनियम के अंतर्गत जिस अधिकारों का विरोध किया जा सकता था अथवा किया जाना चाहिए था के संबंध में दावों को ग्रहण करने के लिए दीवानी या माल न्यायालय के अधिक्षेत्र पर रोक लगाती है? तो इसमें दोस्तों आपका जो करेक्ट आंसर है वो विकल्प आपका सी 49। कौन सी अनुसूची उन अधिनियमितियों को प्रगटित करती है जिन्हें उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 द्वारा निरसित किया जाता है? तो इसमें आपका जो सही विकल्प है अनुसूची जो है 9। उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 के अंतर्गत निर्धारण आदेश के विरुद्ध अपील किसके समक्ष प्रस्तुत होती है? तो इसमें दोस्तों आपका जो करेक्ट आंसर हो जिलाधिकारी, यानी विकल्प बी सही है।
अगला, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 के अंतर्गत किसी नगर पालिका के सदस्य के निर्वाचन को चुनौती देने वाली निर्वाचन याचिका का विचारण के लिए किसके द्वारा अंतरण किया जा सकता है? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है उच्च न्यायालय, यानी विकल्प बी आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 के अंतर्गत किसकी ओर से निर्वाचन याचिका पोषणीय नहीं है? तो आपका 63 का जो आपका विकल्प है वो है विकल्प आपका डी सही है, विकल्प डी, यानी कोई भी एक मतदाता की तरफ से कोई भी जो है आपका याचिका पोषणीय नहीं है। नगर पालिका की कार्यावधि है, तो यह जो है दोस्तों नगर पालिका की कार्यावधि जो है 64 का आपका बी सही है। प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि से 5 वर्ष, प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि से 5 वर्ष इसकी कार्यावधि होती है। यदि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 के अंतर्गत कर से संबंधित अपील की सुनवाई के दौरान निर्धारण के सिद्धांत के बारे में प्रश्न प्रोद्भूत होता है, जिस पर अपील की सुनवाई करने वाला अधिकारी युक्त संदेह को ग्रहण करता है, तो उसके लिए निम्न में से कौन सा उपाय उपलब्ध है? तो इसमें जो आपका सही आंसर वो है निर्णय के लिए यह मामला उच्च न्यायालय को निर्दिष्ट कर सकता है। आपका विकल्प इसमें बी सही है। अगला है दोस्तों आपका, निम्न में से कौन सा गलत है? 2 सिविल वाद में एक पक्षकार न्याय पंचायत के समक्ष उपस्थित हो सकता है, इसमें कौन सा गलत है? तो अधिवक्ता के माध्यम से, वो अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित नहीं हो सकता है, यानी कि विकल्प डी जो है यही सही नहीं है। अगला जो है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के अंतर्गत न्याय पंचायत का आदेश किसके द्वारा पुनरीक्षण योग्य है? तो इसमें जो आपका कौन सा विकल्प सही है? तो है जनपद न्यायाधीश द्वारा पुनरीक्षण योग्य है, कौन सा विकल्प सी आपका सही है। आगे है, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा पारित ग्राम प्रधान को हटाए जाने के आदेश को चुनौती दी जा सकती है, तो चुनौती कहाँ दी जा सकती है दोस्तों? तो यह है आपका उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर करके, यानी विकल्प आपका सी सही है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 निरसित नहीं करती है, तो इसमें किसको नहीं निरसित करती है? तो उत्तर प्रदेश किराएदारी अधिनियम 1939 को, यानी विकल्प आपका डी सही है। कौन सा विकल्प? डी आपका ये सही है। अगला है दोस्तों आपका, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 का कौन सा उपबंध प्राधिकारियों को ग्राम पंचायत की समितियों पर लोगों के गलत अधिभोग के निर्देश देने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वह 67, धारा 67 उनको ऐसा अधिकार प्रदान करता है। अगला आता है 71, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अंतर्गत किसके निर्णय के विरुद्ध द्वितीय अपील बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत नहीं होती है? तो इसमें 71 का आपका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, धारा 133 के अंतर्गत व्यादेश हेतु वाद। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा गलत है? उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अंतर्गत किए गए निम्न आदेश या डिक्री के विरुद्ध कोई अपील प्रस्तुत नहीं होती है, तो इसमें बताना है आपको कौन सा गलत है। तो इसमें आपका गलत आंसर है डी, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 47 में निर्दिष्ट प्रकृति का आदेश, यह आपका गलत है। पूछा है कौन सा गलत है। अगला, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अंतर्गत नीलामी विक्रय को प्रकाशित करने या संचालित करने में तथ्यात्मक अनियमितता या त्रुटि से संबंधित कोई आपत्ति किसके समक्ष दाखिल की जा सकती है? तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर जो है वो है बी, आयुक्त के समक्ष आप ऐसा जो है आवेदन, इसको त्रुटि से संबंधित कोई आपत्ति आयुक्त के समक्ष आप दाखिल कर सकते हैं उसको सही करने के लिए। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के प्रारंभ के पश्चात किए गए आवंटन एवं पट्टे के निरस्तीकरण हेतु आवेदन किया जा सकता है, तो यह कब तक किया जा सकता है? कि प्रारंभ के पश्चात किए गए आवंटन एवं पट्टे के निरस्तीकरण हेतु, तो निरस्तीकरण हेतु आवेदन कब किया जा सकता है इसमें? तो आपका करेक्ट आंसर ये 5 वर्ष के अंदर। इनमें से कौन सा सही नहीं? उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अंतर्गत संक्रमणीय अधिकारों वाला एक भूमिधर जो है
कौन सही नहीं है पूछा है, तो इसमें है आंसर आपका विकल्प डी सही है। वसीयत पंजीकृत हो सकती है अथवा अपंजीकृत हो सकती है, तो ऐसा नहीं है, वसीयत हमेशा पंजीकृत ही होती है। ठीक, ये विकल्प आपका सही नहीं है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खंड 3 के अनुसार राज्यपाल बनाएगा। आपका इसमें से कौन सा सही है? राज्य का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए नियम। आपका विकल्प सी सही है। अगला जो है 77, किसके अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की दशाओं के और जिन कठिनाइयों को झेल रहे हैं उनके अन्वेषण के लिए और उन कठिनाइयों को दूर करने और उनकी दशा को सुधारने के लिए भारत संघ द्वारा जो उपाय किए जाने चाहिए उनके बारे में सिफारिश करने के लिए एक आयोग बनाया जा सकता है? अनुच्छेद 340, यानी विकल्प आपका सी सही है। कौन सा सही उत्तर है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 332 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए और असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित होंगे। आपका ये विकल्प ये सही है, विकल्प ये सही है। ये अनुच्छेद 332 के सब अनुच्छेद 1 में दिया गया है। किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यह एक संवैधानिक अधिकार है, यानी विकल्प सी सही है। कहाँ पर दिया गया है? आर्टिकल 300 ए, जो कि पहले मूल अधिकार था, 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको यहाँ से हटा दिया गया और अनुच्छेद 300 ए में ले जा करके रख दिया गया। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल है, तो इसमें तीनों शामिल है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची सभी, यानी 80 का आपका विकल्प डी सही है। भारत में उच्च न्यायालयों की सही संख्या है, तो इसमें जो भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। भारत के उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायमूर्ति थे, तो इसमें आपका विकल्प जो है विकल्प सी सही है। न्यायमूर्ति एच.जे. कानिया ये भारत के प्रथम मुख्य न्यायमूर्ति थे। भारत के प्रथम महान्यायवादी थे, तो भारत के प्रथम महान्यायवादी जो हैं वो आपके थे एम.सी. सीतलवाड़। कौन थे आपके? एम.सी. सीतलवाड़, यानी विकल्प आपका ए सही है। रोजेज इन दिसंबर पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक जो है आपका, यह पुस्तक लिखी है न्यायमूर्ति एम.सी. चागला ने। किसने लिखा है? न्यायमूर्ति एम.सी. चागला, विकल्प बी सही है आपका। दादा साहब फाल्के संबंधित है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये जो है ये सिनेमा से संबंधित है। किससे संबंधित है? सिनेमा से। आगे, निम्नलिखित हिंदी फीचर फिल्मों में से कौन सी प्रसिद्ध बंगाली फिल्म निर्देशक श्री सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित है? तो इसमें जो है आपका विकल्प जो है सी सही है, शतरंज के खिलाड़ी, यह जो सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित थी। प्रथम स्वदेश निर्मित हिंदी सिनेमा कलर फीचर फिल्म है, तो कलर फीचर फिल्म कौन सी थी? ये थी किसान कन्या। अगला है 88, श्री रंजीत सिंह जी जिनके नाम पर भारतीय घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी का नाम रखा गया है, किस राज्य से थे? तो ये थे सौराष्ट्र। 88 का बी। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय क्रिकेट टीम द्वारा किस कप्तान की कप्तानी पहली क्रिकेट टेस्ट मैच श्रृंखला जीती गई थी? तो ये विराट कोहली, यानी विकल्प डी। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला एथलीट थीं, तो ये थी कौन थी? कमलजीत संधू। प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक हैं, तो ये हैं अरुंधति राय। 91 का आपका बी सही है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। लोकप्रिय हिंदी गाने नन्हा मुन्ना राही हूँ देश का सिपाहियों की गायिका हैं, तो यह गायिका हैं शांति माथुर, विकल्प डी सही है। जनपद नर्मदा गुजरात में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई है, किसके लिए बनवाई गई है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए। इसकी ऊंचाई है 997 फीट, 597 फीट। प्रसिद्ध पुस्तक बिफोर मेमोरी फेड्स के लेखक हैं, इसके लेखक कौन हैं? एफ.एस. नरीमन, विकल्प बी सही है। अगला जो है आपका 95 अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक हैं, इसको आप जानते ही होंगे, ये है कौटिल्य। निम्नांकित वादों में से किसमें समलैंगिकता
का गैर अपराधीकरण करते हुए उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि वयस्कों के मध्य सहमतियुक्त लैंगिक कृत अपराध नहीं है। इसमें विकल्प सी सही। नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ के बाद में ऐसा न्यायालय ने डिसाइड किया। अगला, उच्चतम न्यायालय द्वारा वैकल्पिक विवाद निस्तारण प्रक्रिया तथा सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 89 से संबंधित विधि घोषित की गई है। किस बात में किया गया? एफकान इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम चेरियन वर्की कंस्ट्रक्शन कंपनी के मामले में, यानी विकल्प आपका बी सही है। सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 32 नियम 9 के अंतर्गत एक आवयस्क के बाद मित्र को हटाया जा सकता है यदि वह बाद के लंबित रहने के दौरान वह भारत के भीतर निवास करना छोड़ देता है, जहां उसका हित आवयस्क के हित के प्रतिकूल हो जाता है, जहां वह अपना कर्तव्य नहीं करता है। इसमें उपरोक्त में से किसी भी कारण से वह उसको हटा सकता है, यानी विकल्प आपका डी सही है। अगला जो है, ऐसा करार जो अप्राप्त व्यय से भिन्न किसी व्यक्ति के विवाह के अवरोधार्थ हो, यह कैसा होता है? यह शून्य होता है। कैसा होता है यह आपका? शून्य। अगला, घटना स्वयं बोलती है रेस इप्सा लिक्विटर के नियम किस अपकृत्य से संबंधित है? तो यहाँ उपेक्षा यानी निग्लिजेंस से। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अभी पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जाकर के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लें और बार बार उसको देखें, क्योंकि परीक्षा बहुत दूर नहीं है, 5 सितंबर को ही परीक्षा है। तो दोस्तों, और कोई भी आपको समस्या हो आप कमेंट करके आराम से पूछ सकते हैं, उसका प्रॉपर आंसर आपको दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।